Good morning, students, and welcome to the class. मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। पिछले कई दिन से हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में जाना। अब वापस लौटते हैं पेपर सेकंड यानी भारतीय राज व्यवस्था पर, और इसमें आप लोगों को याद होगा कि हमने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को समझने का प्रयास किया था और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसको हमने समझा। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन के जो 3 चरण हैं उनको अलग अलग व्याख्यानों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उदारवादी राष्ट्रवाद। हमने पिछले लेक्चर में आपसे चर्चा की थी कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, बल्कि यूँ कहें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो वहाँ से भारतीय राष्ट्रवाद का एक युग प्रारंभ होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उसका परिणाम ये होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है। और कांग्रेस की इसमें सबसे बड़ी देन यह है कि कांग्रेस ने इसको एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और एक संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। यानी राष्ट्रीय आंदोलन इससे पहले ही प्रारंभ हो चुका था कुछ हद तक, लेकिन वो एक संस्थागत स्वरूप में नहीं चल रहा था। हर व्यक्ति या हर समूह अपने स्तर पर चला रहा था और उसका कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं था, नेशनल लेवल पे नहीं चल रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग चल रहा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अलग चल रहा था, और आपके बंगाल में अलग चल रहा था, और अन्यत्र भी जहाँ जहाँ कुछ हद तक मूवमेंट था वो अपने लोकलाइज अफेयर था, वो उसका एक नेशनल कैरेक्टर नहीं था। तो जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का ये है कि उसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय चरित्र प्रदान किया। और कांग्रेस के नेतृत्व में ही हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की। तो ये एक लंबा समय था, लगभग आप कहें 62 वर्षों का समय, अगर हम इसको कहें तो। इस लंबे समय में कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन एक दूसरे के पर्याय बन गए। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब था कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब था राष्ट्रीय आंदोलन। इस सारे इतिहास को हम अगर हम सब देखें तो इसके 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला उदारवादी राष्ट्रवाद का युग, जो कांग्रेस का प्रारंभिक काल था 1885 से प्रारंभ होकर 1905 तक चलता है। 1905 से 1919 तक का दूसरा काल जो है उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग कहते हैं उसे। और तीसरा युग 1919 से 1947 में ये गांधीवादी युग है। इन तीनों ही युगों में जो राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य थे उनमें परिवर्तन आता है और उद्देश्य को प्राप्ति के जो साधन थे उनमें भी बदलाव आता है। इसी कारण उद्देश्यों और साधनों के आधार पर हम इस संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांट रहे हैं। अब क्रमशः इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड स्लाइड पे हम आते हैं और इसमें आप देख रहे हैं उदारवादी युग की चर्चा अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, कि 1885 से 1905 तक का जो काल है उसे हम
उदारवादी राष्ट्रवाद का युग कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका कारण मैंने तीसरी पंक्ति में दिया है। क्योंकि इस समय जो कांग्रेस ने जो का जो कार्य प्रणाली थी और जो उद्देश्य थे वो उदारवाद और मध्य मार्ग पर आधारित थे। यानी जो उनका उद्देश्य था वो उदारवाद पर आधारित था और जो कार्य प्रणाली थी वो मध्य मार्गी थी। इन दोनों के समन्वय पर आधारित था ये सारा, उदारवाद और मध्य मार्ग। उदारवाद का क्या मतलब है, चौथी लाइन में देखिए, चौथे बिंदु पर देखिए। उदारवाद का मतलब था उदारवादी मूल्यों को अपना उद्देश्य बनाया कांग्रेस ने। उदारवादी मूल्य क्या क्या थे, मानव मात्र की समानता, स्वतंत्रता, प्रजातीय भेद का अभाव, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं का विकास, ये सारे जो मूल्य थे ये उदारवादी मूल्य कहे जाते हैं, जो पश्चिम में काफ़ी समय से प्रचलित हो चुके थे। और इन्हीं मूल्यों को लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग एक शताब्दी पूर्व आज़ाद हो चुका था। वो मूल्य अब हमारे यहाँ पहुँच रहे थे और इन उदारवादी मूल्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए थे उदारवादियों ने, वो साधन कैसे थे, क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, और साथ में संवैधानिक साधनों के प्रयोग पर बल देते थे। ये इसको हम मध्य मार्ग कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टि से। यानी वो तेजी से परिवर्तनों की बात नहीं कर रहे थे और न ही वो कोई कहें कि हिंसात्मक साधनों में विश्वास करते थे। वो शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे और क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। इस युग के नेता कौन थे प्रमुख, वो दूसरे बिंदु में आप देखिए। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह दिलजी वाचा, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे वगैरह वगैरह, ये सारे नेता जो हैं इस युग के बड़े कर्णधारों में गिने जाते हैं। इन्होंने इस युग में कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं हम। उदारवादियों की नीतियां क्या थी, देखिए, उद्देश्यों के संबंध में, कार्य प्रणाली के संबंध में, मान्यताओं को लेकर के वो क्या सोचते थे और क्या चाहते थे और किन साधनों का प्रयोग करना चाहते थे, इन सब बातों को लेकर के उनके विचार क्या थे, उनको हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात, ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा। ये उनके मूल मंत्र था उनके विचारों का। यानी वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थे, उसके प्रति निष्ठावान थे, समर्पित थे। साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी नहीं थे, वो उसके समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो भारत में, बल्कि वो तो उसे बनाए रखने के समर्थक थे। क्यों समर्थक थे, वो बातें आगे आती। दूसरा बिंदु, उनको अंग्रेजों की सदाशयता और न्यायप्रियता में विश्वास था। वो अंग्रेज जाति की सदाशयता और न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। अर्थात ये मानते थे कि ब्रिटिश लोग न्यायप्रिय हैं, उदार हृदय वाले हैं और इसलिए वो उन्हें भारत में बने रहना चाहिए। वो भारतीयों के हित में यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीयों का अहित करने नहीं आए हैं। अगर उन तक हमारे कष्ट की सूचना पहुंचेगी तो वो निश्चित रूप से कोई ना कोई उचित कदम उठाएंगे। ऐसी इन उदारवादियों की मान्यता थी।
और वो ये भी मानते थे कि ये लोग भारत के हित में यहाँ पर हैं, भारत को हमेशा गुलाम बनाए नहीं रखना चाहते, ये भी उनका विश्वास था। तीसरी बात, वो मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत और भारतीयों के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि उसने कई ऐसे महत्वपूर्ण योगदान किए हैं जो भारत और भारतीयों के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। सबसे पहली बात, शांति की स्थापना, व्यवस्था की स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि भारत में अशांति उत्पन्न करना या अव्यवस्था उत्पन्न करना कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसा तो हमारे यहाँ लंबे समय से चल रहा था। अंग्रेजों ने 1 शताब्दी के शासन में भारत में व्यवस्था कायम की है, एक सिस्टम बनाया था उन्होंने। ये उदारवादियों की मान्यता थी और इसलिए वो ब्रिटिश शासन को भारत में बनाए रखना चाहते थे। ऊपर वाली बात की पुष्टि इससे होती है, ये एक बड़ा कारण था। इसके अलावा भी बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाया उन्होंने, कार्य प्रणाली उनकी ऐसी थी जो भारतीयों के हित में थी। और कारण क्या था? पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता एवं राजनीतिक प्रणाली की श्रेष्ठता में उनका विश्वास था। वो मानते थे कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा है और तर्क संगत है, वो हमारे हित में। पाश्चात्य सभ्यता से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनकी जो राजनीतिक प्रणाली है, शासन प्रणाली है, वो भी समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी आने वाले समय। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। ये कारण थे भी कह सकते हैं आप इनको, जो पहले बिंदु के पक्ष में जाते हैं। तीनों कारण, पहला बिंदु यानी ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे वो, और क्यों थे ये अगले 3 बिंदुओं में मैंने आपको बताया है। अगला बिंदु है क्रमिक सुधारों में विश्वास। वो कोई एकाएक बदलाव करने के पक्षधर नहीं थे, क्रमिक सुधार चाहते थे, धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक अंग्रेज कविता की एक पंक्ति को उद्धृत करते थे, जिसका हिंदी अनुवाद है कि मैं दूरस्थ दृश्य नहीं देखना चाहता, मेरे लिए एक कदम पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि अगर मुझे आधी रोटी मिलेगी तो मैं आधी रोटी ले लूँगा और बाकी आधी के लिए अपना प्रयत्न जारी रखूँगा। ये दृष्टिकोण था उदारवादियों का। अगली विशेषता उनकी ये थी कि वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, यानी कौन कौन से? शिष्टमंडल भेजना, प्रार्थना पत्र भेजना, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना, शांतिपूर्वक सभा करना, सम्मेलन आयोजित करना, विचार गोष्ठियाँ आयोजित करना, ये सब उनके तौर तरीके थे काम करने के। और आखिरी बात, वो लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन चाहते थे भारत के लिए, यानी एक अधिराज्य की स्थिति चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस चाहते थे भारत के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य से अपने आप को पूरी तरह अलग करने का नहीं, उनका कभी सपना नहीं था। वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर ही आंतरिक मामलों में स्वायत्तता चाहते थे। तो ये तो हुई कांग्रेस के उदारवादी युग की जो नीतियाँ थी, उनकी बात हमने की। अब हम बात करें कि कांग्रेस की प्रति सरकार का रवैया कैसा रहा, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी बात है। देखिए, आपको पता है कि A.O. ह्यूम साहब ने कांग्रेस की स्थापना की थी, जो कि एक रिटायर्ड IACS अधिकारी थे, और उसमें लॉर्ड डफरिन की भी सहमति शामिल थी। इसके बावजूद प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रति कोई बहुत सकारात्मक रुख अपनाया हो, ऐसी बात नहीं है। तटस्थता का भाव रहा कि ठीक है, चलिए आप लोग करते रहिए,
कोई विरोध सरकार की तरफ से नहीं किया गया। उदारवादियों की नीतियां जैसे हम देख चुके हैं बिल्कुल संवैधानिक साधनों पर आधारित थी और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का कभी विरोध नहीं किया था। इसके बावजूद भी सरकार ने कोई बहुत सहयोग किया हो ऐसा नहीं। हालांकि शुरुआत के वर्षों में जैसे मैंने बताया आपको तीसरे बिंदु में, देखिए 1886 में कलकत्ता में जो अधिवेशन आयोजित हुआ था कांग्रेस का, उसमें लॉर्ड डफरिन ने इन सदस्यों को, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे, उन्हें गार्डन पार्टी दी थी। उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी हालांकि। तो एक तरह से लॉर्ड डफरिन ने ये कह सकते हैं कांग्रेस को शुरुआत में सहारा दिया था, समर्थन किया था। इसी तरह से 1887 में जो मद्रास अधिवेशन था उसमें भी गवर्नर वहाँ के जो थे, उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के लिए आवश्यक जो सुविधाएं चाहिए थी वो उन्होंने देने में कोई मनाही नहीं की, उसका कोई समर्थन नहीं किया, विरोध नहीं किया था। और ये भी बात है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भी कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया करते थे प्रारंभिक वर्षों में। ये तो शुरुआत के दौर की बात करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहा। जैसे ही समय बदला, सरकार की नीतियां बदलने लगी कांग्रेस के प्रति, सरकारी दृष्टिकोण बदलने लगा। अगली स्लाइड में हम उसकी बात करते हैं। तो इस शुरुआती समर्थन के बाद सरकार का रवैया बदलता है। हालांकि कांग्रेस की गतिविधियों में बदलाव होता है। कांग्रेस धीरे धीरे जन जागरण का काम करने लगी और जब सरकार को ये लगने लगा कि कांग्रेस तो, जिसको हम सेफ्टी वॉल के रूप में देख रहे थे, वो तो अब जो है हमारे लिए खतरा बनने जा रहे हैं, हमारे खिलाफ जन जागरण का अभियान चला रही है। जब सरकार को ये महसूस होने लगा तो सरकार ने का रवैया बदल गया कांग्रेस के प्रति। सन 1887 का जैसे मैंने जिक्र किया मद्रास अधिवेशन में जो सहयोगपूर्ण रवैया रहा, उसके बाद धीरे धीरे रवैये में बदलाव आया और वो धीरे धीरे कठोर होता चला गया। सरकार ने एक कार्ड तो हिंदू मुस्लिम विभाजन का खेला यहाँ पर। जो सर सैयद अहमद खान थे उनको प्रोत्साहित किया और एक यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना को प्रोत्साहित किया सरकार ने। दूसरी बात, उन्होंने मुसलमानों को अलग रखने की कोशिश की कांग्रेस से, कहा कि ये तो हिंदुओं का संगठन है भाई, इसमें क्यों जाते हो। यानी हिंदू बनाम मुस्लिम का कार्ड किया, जबकि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ईसाई थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक इसके बाद पारसी बने दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी बने, तीसरे मुसलमान थे। तो कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं हिंदू संगठन हो ऐसा नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इस चाल को चला और वो हमेशा ऐसा ही करते रहे, वो एक के खिलाफ दूसरे को भड़काते रहे। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अंग्रेजों को लगा था ये मुसलमानों का काम है, तो उन्होंने हिंदुओं को सुविधाएं दी, हिंदुओं को आगे बढ़ाया, और जब कुछ हिंदू आगे बढ़ गए तो फिर मुसलमानों की तरफ झुकाव हो गया अंग्रेजों का। ये करते रहे बराबर। उसके बाद जो है 1906 में आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आगा खां के प्रयत्नों से। तो ये सारा प्रयास सरकार की तरफ से हुआ ताकि कांग्रेस को कमज़ोर किया जा सके। एक और काम हुआ जो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस जो सरकारी अधिकारी थे वो कांग्रेस की बैठकों में भाग लेते थे, उनको भी सरकार ने रोक दिया। 1890 के बाद सरकारी अधिकारियों का भाग लेना उसमें बंद हो गया। और लॉर्ड कर्जन का नाम तो आप सबने सुना ही है, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था सन 1905 में। उनका कहना था कि मेरा उद्देश्य तो कांग्रेस को ख़त्म करना है और मैं सबसे बड़ा मेरा जीवन का सपना ही ये है कि कांग्रेस को ख़त्म कर दूं भारत में। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के धीरे धीरे सरकार का रवैया कांग्रेस के प्रति विरोध का होता चला गया। सरकार ने कांग्रेस को ख़त्म करने तक का प्रयास किया या सपना देखा। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन को कठोर चुनौती, मुश्किल चुनौती दी और उसे एक तरह से भारत से आखिरकार जाना पड़ा छोड़कर।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस का जो उदारवादी युग था या उदारवादी दृष्टिकोण था कांग्रेस का, उसकी उसके प्रति क्या दृष्टिकोण लोगों का रहा। देखिए, कई आधारों पर आलोचना की, अलग अलग लोगों ने आलोचना की कांग्रेस की। मार्क्सवादियों ने आलोचना की। मार्क्सवादी कहते थे कि ये जो है पूंजीवाद का समर्थन करने वाली संस्था है। इसी तरह से अंग्रेज सरकार ने भी इसकी आलोचना की। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि लॉर्ड डफरिन जो है वो इसको एक अल्पसंख्यक, अति अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थक मानते थे। और इसी तरह से उग्रवादियों ने भी इनकी आलोचना की, इनकी नीतियों की आलोचना की, इनकी कार्यप्रणाली की आलोचना की, इनके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की आलोचना की। तिलक तो आपको पता ही है, उदारवादी जो नेता थे, उनकी जो कार्यप्रणाली थी उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा करते थे कि भैया भीख मांगने से स्वराज थोड़ी मिलेगा। स्वराज आज तक नहीं मिला किसी को भीख मांगने से। स्वराज तो के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, स्वराज लेना पड़ता है। उन्होंने नारा दिया था, आपको पता है, कि मैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी तरह लाला लाजपत राय का भी मानना ये था कि उदारवादी जो नेता हैं वो अवसरवादी हैं और परिस्थिति का लाभ उठा करके वो अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए। मार्क्सवादियों के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो कहते थे कि ये जो है पूंजीवादियों का समर्थन करने वाला संगठन है। आम जनता के हितों से इसका, गरीबों के हितों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और सरकार का जो दृष्टिकोण था, सरकार कहती थी कि अति अल्पसंख्यक पढ़े शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आम जनता, आम भारतीय के हितों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं करती। और ये भी कहा, सरकार ने ये भी कहा कि ये हिंदुओं का संगठन है, मुसलमानों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अगर हम बिंदुवार इन आलोचनाओं को देखना चाहें तो सबसे पहली आलोचना तो इनकी है राजभक्ति की नीति की। उदारवादी जो है, राजभक्त कहे जाते हैं, वो ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक माने जाते हैं और इस नीति की उनकी जो है बहुत आलोचना हुई। दूसरी बात, जो हम पहले भी कह चुके हैं, जैसे लॉर्ड डफरिन के आधार पे मैंने कहा कि वो कांग्रेस केवल शहरी शिक्षित वर्ग का आंदोलन था शुरुआती वर्षों में और आम भारतीय से उसका कोई संबंध नहीं था। ये पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे जो अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे। आईसीएस में उम्र कम करने की मांग कर रहे थे और इस प्रकार की अन्य मांगे जिनसे उनको लाभ हो रहा था, उस वर्ग के हित की मांग कर रहे थे। तीसरी बात, इन्होंने कभी भी पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की। ये केवल आंतरिक स्वशासन चाहते थे। चौथी बात, इनके जो साधन थे वो भी अप्रभावकारी थे, अर्थात ये इनके जो तौर तरीके थे काम करने के, वो उनके जो साधन थे उनसे स्वराज्य नहीं मिल सकता था। जैसे हम पहले तिलक के आधार पर आपको बता चुके हैं कि भाई भीख मांगने से कभी स्वराज नहीं मिलता। सम्मेलन करने से, सभा करने से, प्रार्थना पत्र भेजने से इनसे कोई नहीं सुनता आपकी। जब तक आप अपनी शक्ति के आधार पर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कोई आपको स्वराज देने वाला नहीं है। तिलक कहा करते थे कि दुनिया में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें एक राज्य ने दूसरे राज्य को मांगने पर स्वतंत्र कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक और आलोचना ये थी कि ब्रिटिश शासन जो है भारत और भारतीयों के लिए वरदान नहीं है, यह अभिशाप है, उनका ये कहना था। क्योंकि ब्रिटेन ने जो कुछ किया भारत में वो अपने फ़ायदे के लिए किया है, भारत के फ़ायदे के लिए नहीं किया। अगर रेल चलाई है तो अपने फ़ायदे के लिए, डाक व्यवस्था की है तो अपने फ़ायदे के लिए, जो कुछ किया उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया और भारत को गरीब बना दिया है उन्होंने। इस प्रकार से उदारवादियों की बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं और विभिन्न वर्गों द्वारा की गई हैं। तो क्या उदारवादी युग या उदारवादी नेतृत्व का कोई योगदान नहीं है भारतीय राष्ट्रवाद में?
इन आलोचनाओं को देखने से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। क्या योगदान है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, जितनी भी आलोचनाएं हमने की वो अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां कम नहीं हैं। उन्होंने जो नीतियां बनाई, जो उद्देश्य तय किए या जो साधन अपनाए, वो उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप थे। सबसे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं उनके पक्ष में। उपलब्धियों की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहला तर्क तो ये है कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको उदारवादी साधनों का ही प्रयोग करना उचित जान पड़ा। तिलक ने भी एक बार कहा था कि उदारवादी और उग्रवादी ये समय सापेक्ष शब्द हैं। जो कल के जो कल आज उग्रवादी हैं वो कल के उदारवादी कहे जाएंगे, और जो आज के आज जिनको हम उग्रवादी कह रहे हैं वो कल उदारवादी कहलाएंगे। और ऐसा ही हुआ। गांधी जब आ गए तो जो उग्रवादी जो कहे जा रहे थे उनसे भी आगे गांधी राष्ट्रीय आंदोलन को ले गए, उनसे भी अच्छे साधनों का प्रयोग किया, अग्रगामी नीतियां बनाई उन्होंने। तो ये तो एक क्रमिक चक्र होता है। इन बातों के कहने के बाद हम उनकी उपलब्धियों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की नींव तैयार करने का किया। भारत को एक राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम उठाए उन्होंने। उससे पहले हम एक राष्ट्र के रूप में नहीं थे। अंग्रेज यही कह रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रेची का उदाहरण दिया था, और एक और मैंने कोटेशन आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। तो वास्तविकता ये कही जाती है कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, कई राष्ट्र हैं भारत में। तो यूरोप की तरह भारत को यूरोप का ही दूसरा रूप मानते थे अंग्रेज लोग। तो कहते भी थे कि जैसे यूरोप में कई सारे राष्ट्र हैं, वैसे ही भारत में कई सारे राष्ट्र हैं। और उदारवादियों ने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, हम बहुत सारे राष्ट्र हैं, बटे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एकता स्थापित की, भारत को एकीकृत करने का काम किया। भले ही काम शुरुआत में शहरी मध्यम वर्ग से शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत उन्होंने की। दूसरी उनकी सबसे बड़ी देन है, आर्थिक निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उन्होंने। दादा भाई नौरोजी जो थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी किताब थी। इसी तरह से M.G. रानाडे थे, एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स उन्होंने लिखे थे, एक किताब थी उनकी। और ऐसे R.C. दत्त ने भी भारत के आर्थिक इतिहास लिखा था। इन्होंने जो है ये बताया कि अंग्रेज शासन भारत को गरीब बना रहा है, भारत से पैसा जो है ब्रिटेन की तरफ जा रहा है विभिन्न तरीकों से, और भारत निरंतर गरीब होता चला जा रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है उदारवादियों का। तीसरा उनका योगदान है भारत में संवैधानिक आंदोलन को प्रारंभ करना। पहली बार उदारवादियों के नेतृत्व में भारत में एक संवैधानिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। संवैधानिक सुधारों की दिशा में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये एक बड़ा कदम था। भले हम उनके तौर तरीकों से सहमत न हो, लेकिन इस बात से सहमत होना ही पड़ेगा कि उन्होंने शुरुआत तो की, कम से कम कुछ ना कुछ शुरू किया। नेक्स्ट उनका योगदान था भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा दी उन्होंने। जो सालाना सम्मेलन हुआ करते थे उनके, उन सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय जनता तक उनके विचार पहुंचने लगे और जनता को सही गलत की जानकारी होने लगी। एक और योगदान उनका ये है कि उनके प्रयासों से भारत में संवैधानिक सुधार भी प्रारंभ हुए। 1892 का सुधार अधिनियम, जो भारत परिषद अधिनियम था, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ये दो बड़ी, बल्कि 1892 का कहें, 1909 का तो नहीं कहें हम, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो इनके प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम था। इसके अलावा कुछ आयोगों की स्थापना हुई थी, वो भी इनके प्रयासों से हम कह सकते हैं। और अंतिम बात, इन्होंने भारत में ब्रिटिश नौकरशाही की जो कठोर नीतियां थी
उनको उजागर किया। उन्होंने ब्रिटिश जनता और संसद के सामने भारत में जो नौकरशाही का रवैया था उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम इन्होंने किया। तो इस प्रकार से उदारवादियों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में, उसको आगे बढ़ाने में। ये अलग बात है कि उनसे उनके जो समकालीन कुछ कांग्रेस के जो नेता थे वो उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दे रहे थे या अवसरवादिता का नाम दे रहे थे। वो उनसे सहमत नहीं थे और ऐसा तो स्वाभाविक है, सबके अपने तौर तरीके होते हैं काम करने के। लेकिन उदारवादियों ने जो किया वो कम नहीं था, वो बहुत बड़ा काम था। और निश्चित रूप से उन्होंने जो नींव तैयार की थी राष्ट्रीय आंदोलन की, उस नींव पर तिलक और फिर आगे महात्मा गांधी ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन का भवन खड़ा किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से लाभ हुआ होगा। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।